यह एक काल्पनिक कहानी है। इसमें दिखाई गई घटनाएं, पात्र और संवाद पूरी तरह से लेखक की कल्पना पर आधारित हैं। इसका कोई संबंध किसी वास्तविक व्यक्ति या घटना से नहीं है। यह अचानक और अप्रत्याशित घटना शोरन को थोड़ा स्तब्ध कर गई, लेकिन वह जल्द ही अपने सदमे से उबर गया। इसके बाद उसने अपनी कलाई घुमाई और फिर काले लोहे की तलवार से कई तलवार की रोशनी फूटी और चंद्रवीर की गूढ़ ऊर्जा की हथेलियों को तुरंत चूर चूर कर दिया। हालांकि ठीक इसी क्षण चंद्रवीर अचानक और चौंकाने वाले रूप से शोरन के दाईं ओर प्रकट हो गया। इसके बाद एक खंजर, जो एक भयानक और ठंडी चमक से भरा हुआ था, हवा में तेजी से शोरन की गर्दन की ओर स्वाइप हुआ। शोरन ने थोड़ा भौहें चढ़ाई और उसने अचानक काले लोहे की तलवार को चंद्रवीर की ओर घुमाया, और यह चंद्रवीर के खंजर से भी थोड़ी तेज थी। चूंकि शोरन का हमला अपने आप से कहीं अधिक तेज था, इसलिए चंद्रवीर के पास अपना हमला रोकने और शोरन की तलवार को रोकने के लिए खंजर को नीचे करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। क्लैंग! खंजर और तलवार के टकराने से एक स्पष्ट और मधुर झंकार गूंजी, जबकि चारों ओर चिंगारियां निकलीं। ठीक जब शोरन एक और हमला शुरू करने वाला था, तभी चंद्रवीर ने अपने खंजर से हल्का बल लगाया और टक्कर से मिले प्रतिकारी बल पर भरोसा करते हुए पीछे की ओर पलट गए। जमीन पर उतरने के बाद उसने शोरन की ओर मुट्ठियां बांधी और मुस्कुराते हुए कहा, शोरन भाई की ताकत अद्भुत है, मैं हार मानता हूं। जब उसने चंद्रवीर को सुना तो शोरन ने चंद्रवीर को गहराई से देखा। शोरन के अंतर्ज्ञान ने उसे बताया कि उनके सामने मुस्कुराते हुआ यह व्यक्ति चंद्रवीर अपनी पूरी ताकत का उपयोग नहीं कर रहा था। बेशक भले ही चंद्रवीर अपनी पूरी ताकत प्रकट करता, शोरन को इससे बिल्कुल भी डर नहीं लगा। वह सिर्फ इस आश्चर्य से भरे हुआ था कि चंद्रवीर ने अचानक हार क्यों मान ली थी। दूसरी ओर जबकि शोरन भ्रमित था, चंद्रवीर मंच से बाहर चला गया था। चंद्रवीर की हार प्रभा जैसी नहीं थी और इसने भीड़ को परेशान महसूस करते हुए सजीव चर्चा करने के लिए प्रेरित नहीं किया। उन्हें उससे कभी कोई उम्मीद नहीं थी, इसलिए जब चंद्रवीर ने अब हार मान ली तो उन्होंने इसे ऐसे लिया जैसे वह वास्तव में शोरन का मुकाबला करने में असमर्थ था। आखिरकार शोरन ने दूसरे स्तर के तलवार इंटेंट को समझा था। शीर्ष 4 और अगला मुकाबला। चंद्रवीर के हार मानने के साथ शीर्ष 4 का चयन कर लिया गया था। वे आदित्य विद्यालय के अद्वय, हिममहल की निशिता, तलवार संप्रदाय का आरव और लिंग शोरन थे। इस बिंदु पर लड़ाई और भी तीव्र होती जाएगी, क्योंकि शीर्ष 4 में से एक भी कमजोर नहीं था और अद्वय का अपने विरोधियों को एक ही वार से हराने का किंवदंती शायद यहीं रुक जाएगी। जैसे ही सबने आरव और शोरन को मंच पर खड़े देखा, अनगिनत लोग भावनाओं से अंधीन आहें भरने लगे। किसने कल्पना की होगी कि आरव और यह अज्ञात व्यक्ति शोरन वास्तव में आरोहण रैंकिंग्स के शीर्ष 4 में अपनी जगह बना पाएंगे। बेशक उन्हें इससे भी ज्यादा आश्चर्य हुआ कि आरव और शोरन दोनों ने तलवार इंटेंट को समझा था। इसके अलावा वे दोनों सिर्फ पहले स्तर की तलवार इंटेंट पर नहीं थे। इस क्षण नभजीत जितना अधिक आरव को देखते थे, वह उन्हें उतना ही प्रिय लगता था। वह आरव के बारे में कुछ भी क्यों न सोचते हों, इस क्षण आरव उनकी आंखों को बहुत भा रहा था। क्यों? क्योंकि आरव ने शीर्ष 4 में अपनी जगह बना ली थी। जब तक आरव जीवित रहता है, तब तक तलवार संप्रदाय उस शर्मनाक स्थिति को बदलने में सक्षम होगा जिसमें वह अभी है, और ठीक इसी वजह से उन्हें लगा कि आरव इस समय बेहद प्रिय है। बेशक आरोहण रैंकिंग्स समाप्त होने के बाद आरव किस स्थिति में होगा, उन्होंने कभी नहीं सोचा। ललित सिंह मंच पर प्रकट हुए और फिर उन्होंने आरव और अन्य लोगों को देखते हुए हल्का सा सिर हिलाया। इसके बाद उन्होंने कहा, शीर्ष 4 में प्रवेश करने पर बधाई। आरोहण रैंकिंग्स के नियमों के अनुसार प्रतियोगिता के दौरान सबसे खराब रिकॉर्ड वाला शीर्ष 4 में से गहरा साधक अपने प्रतिद्वंद्वी को चुन सकता है। जब वह यहां तक बोले तो ललित सिंह ने शोरन को देखा।
आरव, अद्वय और निशिता ने कभी कोई लड़ाई नहीं हारी थी, जबकि केवल शोरन ने अमरेश के साथ ड्रॉ का अनुभव किया था। दूसरे शब्दों में, उसका रिकॉर्ड सबसे खराब था। शोरन का चेहरा तुरंत थोड़ा भद्दा हो गया। बेशक उसने ललित सिंह को बुरी नजर देने की हिम्मत नहीं की, क्योंकि वह उस हद तक साहसी नहीं था। शोरन ने ठंडी आह भरी और फिर उसकी नजर एक पल के लिए अद्वय पर रुकी, इससे पहले कि वह निशिता को देखा। अंत में उनकी नजर आरव पर ठहर गई और फिर वह हटी नहीं। जब उन्होंने यह देखा तो ललित सिंह ने हल्का सा सिर हिलाया और अपने दाएं हाथ के इशारे से निशिता और अद्वय तुरंत मंच से गायब हो गए। शोरन बनाम तलवार संप्रदाय के आरव उनके जाने के बाद ललित सिंह की आवाज मंच पर गूंजी। जब शोरन को आरव को चुनते देखा तो शैलाधर की सुंदर भौहें सिकुड़ गईं, जबकि उसके बगल में खड़े नभजीत ने भी भौहें सिकोड़ लीं। चाहे कुछ भी हो, आरव इस समय तलवार संप्रदाय का प्रतिनिधित्व कर रहा था। इसलिए यदि शोरन ने आरव को मार डाला तो यह तलवार संप्रदाय के लिए बुरी खबर होगी। बेशक अगर आरव ने शोरन को मार डाला तो यह सबसे बुरा होगा। हालांकि यह असंभव था। संक्षेप में, शोरन के कार्यों ने नभजीत को, जिनका मूल रूप से उनके लिए अच्छा प्रभाव था, थोड़ा अप्रसन्न महसूस कराया। नभजीत ने अपने दिल में कहा, यह शोरन वास्तव में तलवार संप्रदाय के हितों पर विचार करने में विफल रहता है। इस क्षण युगाचार्य ने एक मजाकिया अभिव्यक्ति प्रकट की। शुरुआत से ही उन्होंने अंदाजा लगाया था कि शोरन का तलवार संप्रदाय से कोई संबंध है। अब जब उन्होंने नभजीत और शैलाधर की अभिव्यक्तियां देखीं, तो वह और भी निश्चित था कि शोरन निश्चित रूप से तलवार संप्रदाय का एक सदस्य था। फिर भी अब तलवार संप्रदाय का एक शिष्य तलवार संप्रदाय के खिलाफ जा रहा था। इसके अलावा शोरन की उपस्थिति के आधार पर यह एक सामान्य लड़ाई भी नहीं लगती थी। मंच पर शोरन ने आरव को अपने चेहरे पर ठंडी मुस्कान के साथ देखा। उसने कहा, मैंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि हम इतनी जल्दी एक विजेता पर निर्णय ले पाएंगे। आरव ने सिर हिलाया और कहा, वास्तव में इसकी बिल्कुल जरूरत नहीं है, क्योंकि मैंने तलवार संप्रदाय के भविष्य की जिम्मेदारी लेने के मौके के लिए तुमसे लड़ने के बारे में कभी नहीं सोचा। मैंने यह तुमको अतीत में बताया है, लेकिन यह बहुत स्पष्ट है कि तुमने मुझ पर विश्वास नहीं किया। जब ऐसा है तो लड़ते हैं। शोरन ठंडी हंसी हंसा और कहा, चूंकि तुमने तलवार इंटेंट को समझा है, तो मैं मानता हूं कि तलवार दाव में तुम्हारी उपलब्धियां बुरी नहीं हैं। यह तो बस ऐसा होता है कि मुझे लगता है कि मैं तलवार दाव के मामले में युवा पीढ़ी के किसी भी व्यक्ति से नहीं हारूंगा। आज देखते हैं कि तलवार दाव में सच्चा प्रतिभाशाली कौन है। मैं पूरे तलवार संप्रदाय को यह एहसास कराऊंगा कि उन्होंने मुझे चुनकर कोई गलती नहीं की। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, शोरन ने एक कदम आगे बढ़ाया। हर रात की कहानी, हर दिन का धमाका, सिर्फ स्टोरी हंगामा पर। तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, क्योंकि अगली कहानी आप मिस ना कर पाए। और फिर दूसरे स्तर की पूर्णता वाली तलवार इंटेंट आरव की ओर उमड़ गई। उसकी तलवार इंटेंट मानो भौतिक थी। जहां भी यह गुजरी, हवा पूरी तरह से टुकड़ों में कट गई, जबकि चारों ओर विस्फोट लगातार गूंजते रहे। आरव ने भी एक कदम आगे बढ़ाया और फिर उसने अपनी तलवार इंटेंट जारी कर दी। दो अत्यंत तीक्ष्ण और भयंकर तलवार इंटेंट हवा के बीच में आपस में टकराईं। वहां की अंतरिक्ष तुरंत कांपना शुरू हो गई, जबकि मंच की पूरी जमीन पर बारीक दरारें मकड़ी के जाले की तरह फैलना शुरू हो गईं। इसके अलावा ये दरारें अत्यंत तेज गति से चारों ओर फैल रही थीं। जब सबने ऐसा दृश्य देखा तो मंच के नीचे की भीड़ हैरानी से चिल्ला उठी, क्या तलवार इंटेंट इतनी भयानक है? अगर हम मंच पर चढ़े तो शायद उन दोनों को हमला करने की भी जरूरत नहीं होगी, क्योंकि हम उनकी तलवार इंटेंट का भी विरोध नहीं कर पाएंगे।
यह वास्तव में भयानक है। तलवार इंटेंट को समझने वाले तलवार दाव के प्रतिभाशाली वास्तव में अत्यंत भयानक होते हैं। अगर अद्वय जैसा असाधारण राक्षसी प्रतिभाशाली आरोहण रैंकिंग्स में भाग नहीं लेता तो इस साल की आरोहण रैंकिंग्स शायद उन दोनों से संबंधित एक मंच होती। दुर्भाग्य से अद्वय भाग ले रहा है, इसलिए वे जिन्होंने दूसरे स्तर की तलवार इंटेंट को समझा है केवल अद्वय के लिए विपरीत के रूप में ही काम कर सकते हैं। कहने की जरूरत नहीं है, अद्वय की ही पीढ़ी में होना उनका दुर्भाग्य है। अद्वय को भूल जाओ। इन तलवार दाव के प्रतिभाशाली में से कौन जीतेगा? उन दोनों के पास दूसरे स्तर की तलवार इंटेंट है, इसलिए मुझे लगता है कि यह उनके पास मौजूद युद्ध तकनीकों पर निर्भर करेगा, और जिसके पास उच्च गुणवत्ता वाली युद्ध तकनीक होगी उसके पास जीत का उच्च मौका होगा। तो यह शायद शोरन होगा। आपको वह तलवार तकनीक देखनी चाहिए जो उसने अमरेश को गंभीर रूप से घायल करने के लिए इस्तेमाल की थी, है ना? अगर अमरेश ने वह मध्य श्रेणी धरती स्तर का कवच नहीं पहना होता तो वह तुरंत नष्ट हो गया होता। मुझे लगता है कि हम आरव को भी कम नहीं आंक सकते। हालांकि आरव ने अब तक कोई भी चौंकाने वाली युद्ध तकनीक का प्रदर्शन नहीं किया है। अमरेश और जयव्रत दोनों उसके हाथों नष्ट हो गए। इस क्षण मंच दो अत्यंत भयंकर और तीक्ष्ण तलवार इंटेंट से भरा हुआ था। पूरा मंच एक अदृश्य श्रेडर जैसा लग रहा था जिसने आसपास की हवा को भी लगातार टुकड़ों में काट दिया। इसने उन गहरे साधकों को जो मूल रूप से क्षेत्र के चारों ओर खड़े थे बहुत पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। ऐसा इसलिए था क्योंकि उन दोनों तलवार इंटेंट द्वारा बनाए गए भयानक दबाव ने उन्हें मंच के पास आने की हिम्मत नहीं करने दी। जब से आरोहण रैंकिंग्स शुरू हुई है यह सबसे रोमांचक लड़ाई है। सम्राट महल की दीवार पर युगाचार्य ने मंच पर दो आकृतियों को देखा और मुस्कुराते हुए कहा, तलवार इंटेंट को समझने वाले तलवार दाव के दो प्रतिभाशाली के बीच की लड़ाई वास्तव में आंखों के लिए एक दावत है। इस बार युगाचार्य ने जानबूझकर थोड़ा जोर से बोला था और इसने अन्य शक्तियों के सभी सदस्यों को उन्हें स्पष्ट रूप से सुनने की अनुमति दी। बेशक अनिका ने नभजीत को देखा और फिर वह मुस्कुराई जैसे उसने कहा, आरव और शोरन दोनों ने इतनी कम उम्र में दूसरे स्तर की तलवार इंटेंट को समझा है। यदि उन्हें उभरने के लिए समय दिया जाता है तो वे निश्चित रूप से भविष्य में असाधारण विशेषज्ञ बनेंगे। दुर्भाग्य से उन दोनों की आंखों में अनावृत हत्या का इरादा है। लगता है कि उनमें से एक मंच पर मरने के लिए बाध्य है। यहाँ की सभी महान हस्तियां मूर्ख नहीं थीं। यदि वे अभी भी नहीं समझते कि शोरन और तलवार संप्रदाय के बीच किसी प्रकार का संबंध था तो उन्होंने वास्तव में अब तक अपना जीवन बर्बाद कर दिया होता। यह ठीक इसीलिए था कि वे जानते थे कि शोरन तलवार संप्रदाय का एक सदस्य था कि उन्होंने तलवार संप्रदाय की दुर्भाग्य में इतना आनंद लिया। वे तलवार दाव के दो प्रतिभाशाली थे और यदि वे दोनों उभरते तो तलवार संप्रदाय के पास भविष्य में दो असाधारण विशेषज्ञ होते। फिर भी अब तलवार दाव के ये दो प्रतिभाशाली वास्तव में दुश्मन बन गए थे और एक दूसरे को मारने वाले थे। कहने की जरूरत नहीं है, तलवार संप्रदाय के उच्च अधिकारी वास्तव में बहुत बड़ी विफलता थे। इस क्षण नभजीत का चेहरा अत्यंत भद्दा था, लेकिन उनके चेहरे पर और भी अधिक लाचारी थी, क्योंकि वह मंच पर दो आकृतियों में से किसी एक को भी आदेश देने में सक्षम नहीं थे। आरव अब तलवार संप्रदाय का शिष्य नहीं था, जबकि शोरन के पीछे मदांध साधु खड़े थे। हालांकि नभजीत आत्मोन्नति स्तर पर एक विशेषज्ञ थे, वह क्या कर सकते थे? क्योंकि वे दोनों उन्हें बिल्कुल भी नहीं सुनेंगे। मंच पर शोरन का चेहरा थोड़ा भद्दा था, क्योंकि उसने देखा कि उसकी तलवार इंटेंट आरव के मुकाबले तेजी में थोड़ी कम थी। दर्शकों की नजरों में वे बराबर लगते थे, लेकिन केवल वह जानता था कि उसकी तलवार इंटेंट आरव की तलवार इंटेंट का विरोध करने में थोड़ी असमर्थ थी, और उसकी इस खोज ने शोरन को महसूस हुई शर्मिंदगी से थोड़ा गुस्सा दिला दिया, क्योंकि अब तक
उसे हमेशा लगा था कि भले ही आरव ने तलवार इंटेंट को समझा हो, आरव की तलवार इंटेंट निश्चित रूप से पवित्रता में उसकी अपनी तलवार इंटेंट से कम होगी। लेकिन अब जहां तक आरव की बात है, इस क्षण उसका चेहरा अत्यंत आरामदायक था। क्या मजाक है? केवल दूसरे स्तर की तलवार इंटेंट उसके लिए वास्तव में बच्चों का खेल थी। अगर यह कुछ ताकत और ट्रम्प कार्ड को बनाए रखने के लिए नहीं होता, तो वह तीसरे स्तर की तलवार इंटेंट का उपयोग करके शोरन की तलवार इंटेंट को तुरंत टुकड़ों में उड़ा सकता था। हालांकि इसकी वास्तव में जरूरत नहीं थी, क्योंकि दूसरे स्तर की तलवार इंटेंट पहले से ही शोरन से निपटने के लिए पर्याप्त थी, क्योंकि उसने देखा कि शोरन की तलवार इंटेंट शुद्ध नहीं थी। ठीक इसी क्षण शोरन ने अचानक एक कदम आगे बढ़ाया। अपने अंगूठे के एक झटके के साथ काले लोहे की तलवार तुरंत उसके सामने चमकी, जबकि उसकी नोक सीधे आरव की ओर इशारा कर रही थी। उसने कहा, आरव, अगर तुम मेरे एक वार से बच जाते हो तो मैं शोरन हार मान लूंगा। उनकी आवाज वीरतापूर्ण भावना से भरी हुई थी। जब उसने शोरन को सुना तो चारों ओर एक शोरगुल मच गया। जब उन दोनों के पास दूसरे स्तर की तलवार इंटेंट है, तो शोरन अचानक इतना आत्मविश्वासी क्यों हो गया? क्या ऐसा हो सकता है कि वह एक स्वर्गस्तर की युद्ध तकनीक को निष्पादित करने जा रहे हैं? दोस्तों, स्टोरी को लाइक, शेयर व सब्सक्राइब कर दिया करो, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलता है। आरव का भाव थोड़ा गंभीर हो गया। वह कभी भी किसी भी प्रतिद्वंद्वी को कम नहीं आंकता था, और मदांध साधु के शिष्य शिवरान को तो बिल्कुल भी नहीं। मदांध साधु की शक्ति और संसाधनों को देखते हुए उसके शिष्य द्वारा साधना की गई युद्ध तकनीकों में कितनी कमी हो सकती है? शायद शिवरान के पास स्वर्ग रैंक की तकनीक होना असंभव था, लेकिन मध्य श्रेणी या उच्च श्रेणी की धरती रैंक तकनीक होने की अत्यधिक संभावना थी। आरव ने गहरी सांस ली, जबकि उसने एक कदम आगे बढ़ाया, और फिर उसके शरीर के भीतर की गूढ़ ऊर्जा तुरंत गरजने लगी। उसके बाद उसने कहा, आओ, मुझे ठीक ठीक देखने दो कि कौन सी युद्ध तकनीक तुम्हें इतना आत्मविश्वास महसूस कराती है। हाँ हाँ, शिवरान जोर से हंसा। वह थोड़ी देर हंसा और फिर अचानक उसने अपने हाथों को हिलाया और अपनी छाती के सामने एक अजीब सी मुहर बनाई। जैसे ही उसने मुहर बनाई, सफेद रंग की तलवार इंटेंट की धाराएं उसकी तलवार की मूठ से लेकर नोक तक लगातार बहने लगीं। हालांकि जब तलवार इंटेंट की धाराएं काली लोहे की तलवार की नोक पर पहुंचीं, तो वे अजीब तरह से रुक गईं, और फिर वे एक मुट्ठी के आकार की सफेद रोशनी की गेंद में बदल गईं। तलवार इंटेंट तलवार की नोक पर केंद्रित हो रही है। 1000 तलवार इंटेंट की धाराएं एक में बदल रही हैं। जैसे ही उसने मंच पर शिवरान की हरकतें देखीं, युगाचार्य ने धीमी आवाज में कहा, यह वही तलवार तकनीक है जिसके लिए मदांध साधु प्रसिद्ध है, अनंत चमक तलवार। शिवरान वास्तव में मदांध साधु का शिष्य है। कितना आश्चर्य! इस तलवार तकनीक की शक्ति असाधारण है। हालांकि मुझे आश्चर्य है कि वह अपनी कितनी प्रतिशत शक्ति प्रदर्शित कर पाएगा। युगाचार्य के बगल से अद्वय ने सपाट लहजे में कहा, बेशक यह असाधारण है। भले ही यह एक मध्य श्रेणी की धरती रैंक तकनीक है, इसकी शक्ति बिल्कुल भी उच्च श्रेणी की धरती रैंक तकनीक से कम नहीं है। यह जिक्र न करें कि शिवरान ने तलवार इंटेंट को समझा है, इसलिए हालांकि उसके लिए इसकी 100% शक्ति बाहर लाना असंभव है, उसे कम से कम 70 या 80% प्रदर्शित करने में सक्षम होना चाहिए। अन्यथा उसने अभी जैसी डींग नहीं मारी होती। युगाचार्य ने एक उदासीन लहजे में कहा। अद्वय मुस्कुराया और फिर उसने कहा, मैं यह देखने के लिए उत्सुक हूं कि आरव इससे कैसे निपटेगा। जैसे ही उसने शिवरान को इस युद्ध तकनीक का प्रदर्शन करते देखा, शैलाधर की सुंदर भौहें एक बार फिर सिकुड़ गईं, जबकि उसकी आंखों में घनी चिंता दिखाई दी।
उसने कभी नहीं सोचा था कि उसके मार्शल अंकल मदांध साधु वास्तव में यह तकनीक शिवरान को सौंप देंगे। शक्ति के मामले में अनंत चमक तलवार संप्रदाय की सभी धरती रैंक तकनीकों में शीर्ष पर थी। तो आरव इसका विरोध कैसे कर सकता था? मंच पर शिवरान की काली लोहे की तलवार की नोक पर सफेद रोशनी की गेंद 2 सांस के समय से भी कम समय में मुट्ठी के आकार से खोपड़ी के आकार की गेंद में बदल गई थी। सफेद रोशनी की गेंद के भीतर समाहित ऊर्जा अत्यंत भयानक थी और रोशनी की गेंद के चारों ओर का स्थान लगातार कांप रहा था। जैसे ही उसने शिवरान की काली लोहे की तलवार की नोक पर रोशनी की गेंद को देखा, आरव का भाव और भी गंभीर हो गया। क्योंकि भले ही वे 30 मीटर से अधिक दूर थे, फिर भी वह रोशनी की गेंद के भीतर समाहित भयानक ऊर्जा को महसूस करने में सक्षम था। ऐसा कहा जा सकता है कि शिवरान द्वारा निष्पादित युद्ध तकनीक सबसे भयानक युद्ध तकनीक थी जिसे उसने अब तक देखा था। हालांकि उसने इस युद्ध तकनीक को अभी तक लॉन्च होते नहीं देखा था, लेकिन उसकी अंतरात्मा ने उसे यह सब बता दिया था। आरव ने धीरे से एक मुंह भर हवा बाहर निकाली और फिर अपनी कलाई के घुमाव के साथ उसने बैंगनी स्पिरिट तलवार को अपने बगल में जमीन में गाड़ दिया। जब दर्शकों की अनगिनत भीड़ ने यह दृश्य देखा तो वे दंग रह गए। वह क्या करने की कोशिश कर रहा है? हार मान रहा है। जमीन में बैंगनी स्पिरिट तलवार गाड़ने के बाद आरव ने धीरे धीरे अपनी दोनों हथेलियों को मुट्ठियों में भींच लिया, जबकि उसके शरीर के भीतर की सुनहरी गूढ़ ऊर्जा ज्वार की तरह उसकी मुट्ठियों पर उमड़ पड़ी। बूम! एक हल्का बैंड गूंजा क्योंकि आरव के कपड़ों की आस्तीनें तुरंत टुकड़ों में फट गईं, जिससे आरव की कांस्य रंग की भुजाएं सामने आ गईं। जैसे ही उसकी गूढ़ ऊर्जा लगातार उनमें उमड़ पड़ी, कई नसें जो छोटे सांपों जैसी लग रही थीं, धीरे धीरे उसकी भुजाओं पर दिखाई देने लगीं। कुछ ही समय में आरव की भुजाएं नसों से घनी तरह से ढक गईं और यह अत्यंत भयानक लग रहा था। समय के एक निश्चित क्षण में शिवरान ने अचानक अपने हाथों से आगे की ओर धकेला जो अभी भी पिछली अजीब मुहर बनाए हुए था। जाओ! जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, काली लोहे की तलवार और खोपड़ी के आकार की सफेद रोशनी की गेंद प्रकाश की किरण की तरह तेजी से आरव की ओर बढ़ी। वे जहां जहां से गुजरे, स्थान लगातार हिलता रहा, मानो वह टुकड़ों में टूटने वाला हो, और इसकी शक्ति इतनी भयानक थी कि नीचे के सभी दर्शक अत्यंत स्तब्ध महसूस कर रहे थे। जब आरव ने यह दृश्य देखा तो उसकी आंखें सिकुड़ गईं। उसने अपनी मुट्ठियों को थोड़ा पीछे खींचा और फिर अगले ही पल उसने उन्हें अचानक आगे की ओर मारा। ड्रैगन ब्रेकर आरव के इस चिल्लाहट के साथ हवा का एक जबरदस्त विस्फोट जो गड़गड़ाहट जैसा लग रहा था, अचानक गूंजा और गूंज उठा। भीड़ चकित रह गई और फिर उन्होंने आरव की स्थिति की ओर देखा। उन्होंने देखा कि ऊर्जा से बनी 2 सुनहरी मुट्ठियां अचानक आरव के सामने दिखाई दी थीं और वे 2 तोप के गोलों की तरह थीं। वे एक ही बार में बाहर निकलीं और हवा के विस्फोटों के साथ काली लोहे की तलवार और सफेद रोशनी की गेंद की ओर जोर से टकराईं। इन 2 सुनहरी ऊर्जा मुट्ठियों के गुजरने पर आसपास की हवा तुरंत चूस ली गई और यहाँ तक कि स्थान ने भी मुड़ने और धुंधला होने के हल्के संकेत दिखाए। शाही महल की दीवारों पर मौजूद महान हस्तियों के भाव बदल गए जब उन्होंने आरव को इस तकनीक का प्रदर्शन करते देखा, और यहाँ तक कि तेजस्वीर और ललित सिंह के भाव भी बदल गए जो इससे पहले सबसे उदासीन थे। ड्रैगन ब्रेकर वह युद्ध तकनीक थी जिसके लिए सम्राट झो उन सभी वर्षों से प्रसिद्ध थे। बेशक यह उनके भाव बदलने का कारण नहीं था, और इसके बजाय यह इसलिए था क्योंकि उन्हें आश्चर्य हुआ कि आरव को ड्रैगन ब्रेकर तकनीक कैसे पता चली जो सम्राट झो से संबंधित थी। अनगिनत लोगों की चकित नजरों के तहत 2 सुनहरी ऊर्जा मुट्ठियां सफेद रोशनी की गेंद से टकरा गईं। मृत्यु जैसी शांति के एक पल के बाद बूम! एक जबरदस्त धमाका जिसने स्वर्ग को हिला दिया, अचानक मंच पर गूंजा और गूंज उठा।
उसके बाद जैसे ही दोनों बेजोड़ क्रूर शक्तियां एक दूसरे से टकराईं, उन्होंने अपने भीतर समाहित भयानक ऊर्जा को हिंसक रूप से छोड़ा। एक पल में मंच की हवा में ऊर्जा की एक भयानक लहर दिखाई दी और यह पूरे मंच में सीटी बजाती रही। इसके अलावा भयानक ऊर्जा के कारण स्थान भी मुड़ने और धुंधला होने के हद तक हिल गया था। इस बीच आरव और शिवरान तुरंत भयानक ऊर्जा की लहर से दूर उड़ गए और उसी समय जब वे दूर उड़ गए, एक धमाका गूंजा क्योंकि मंच गड़गड़ाया और एक बार फिर ढह गया। जब उन्होंने यह दृश्य देखा तो भीड़ चकित रह गई। यह पहले दिव्य स्तर के गूढ़ साधकों के कारण हुआ था। राजास्तर के विशेषज्ञ भी इतनी भयानक शक्ति बाहर नहीं ला सकते थे। मंच के खंडहरों पर आरव और शिवरान बिना हिले पड़े रहे। ठीक तभी जब हर कोई सोच रहा था कि लड़ाई किसने जीती, आरव जो जमीन पर पड़ा था अचानक धीरे धीरे खड़ा होने लगा। अपनी छाती पर अपनी मांस को विभाजित करने वाली कई बारीक चोटों को देखते हुए आरव ने राहत की एक हल्की सांस ली और कहा, सौभाग्य से मेरा भौतिक शरीर मजबूत है, अन्यथा मुझे इन दोनों धरती रैंक तकनीकों के टकराव की शक्ति से लंबे समय तक गंभीर रूप से घायल रहना पड़ता। अपने शरीर को थोड़ा फैलाने के बाद आरव ने शिवरान को देखा जो बिना हिले जमीन पर पड़ा था और फिर उसकी नजर ठंडी हो गई। आरव ने अपने हाथ से इशारा करने में संकोच नहीं किया और बैंगनी स्पिरिट तलवार जो ऊर्जा की लहर से दूर उड़ गई थी, तुरंत वापस उसकी पकड़ में आ गई। उसके बाद वह धीरे धीरे शिवरान की ओर चलने लगा। जब उसने यह दृश्य देखा तो नभजीत का भाव बदल गया और उसकी आकृति इससे पहले कि वह मंच के खंडहरों पर दिखाई दी। हालांकि ठीक तभी जब वह यहाँ दिखाई दिया, ललित सिंह और तेजस्वीर दोनों एक ही समय में उसके सामने दिखाई दिए थे। श्रेष्ठ नभजीत, आपको आरोहण रैंकिंग्स के नियमों के बारे में पता होना चाहिए, ललित सिंह ने नभजीत को देखते हुए कहा। नभजीत ने शिवरान की ओर देखा जो जमीन पर पड़ा था और कहा, वह हार गया है। आरव ने लड़ाई जीत ली है, उसने हार नहीं मानी है, ललित सिंह ने उदासीनता से कहा। जब तक उसने हार नहीं मानी है तब तक प्रतियोगिता समाप्त नहीं हुई है। बेशक यह पूरी तरह से एक अलग मामला है अगर आरव उसे मारने के इस अवसर को छोड़ने के लिए तैयार है। नभजीत ने यह सुनकर आरव की ओर देखा और फिर उसने कहा, आरव, तुम दोनों के बीच कोई गहरी दुश्मनी नहीं है, इसलिए तुम्हें उसे मारने की कोई आवश्यकता नहीं है ना? तुम्हें समझना होगा कि वह मार्शल अंकल मदांध साधु का शिष्य है, इसलिए उसे मारने से तुम्हें बिल्कुल भी फायदा नहीं होगा। उसे न मारने से मुझे कोई फायदा नहीं होगा, है ना? आरव के होठों के कोनों पर एक ठंडी मुस्कान उभरी और उसने कहा, इसके अलावा सीनियर नभजीत, मैंने आपको बहुत पहले याद दिलाया था कि अगर आप तलवार संप्रदाय को एक प्रतिभाशाली व्यक्ति खोना नहीं चाहते हैं तो आपको उसे मुझे ठेस न पहुंचाने की सलाह देनी चाहिए। हालांकि उसने मुझे अपना प्रतिद्वंद्वी चुना और मुझे मारने का इरादा किया। मुझे आपसे एक सवाल पूछने दें, आपने उसे पहले सलाह क्यों नहीं दी? या शायद केवल वही, शिवरान मुझे मार सकता है लेकिन मैं आरव उसे नहीं मार सकता। जब नभजीत ने यह सुना तो वह अवाक रह गया। शुरुआत में उसने शिवरान को आरव के खिलाफ न जाने की सलाह दी थी। दुर्भाग्य से शिवरान ने उसकी बात नहीं सुनी थी। वह इससे काफी नाराज था, लेकिन भले ही वह नाराज था, शिवरान को अंततः मरना नहीं चाहिए था। ठीक तभी जब नभजीत कुछ कहने वाला था, आरव ने ललित सिंह की ओर देखा और कहा, सीनियर ललित, क्या मैं जारी रख सकता हूँ? ललित सिंह ने आरव को गहराई से देखा और फिर वह नभजीत की ओर मुड़ा और कहा, श्रेष्ठ, यह मंत्री इसे आखिरी बार दोहराएगा। कृपया तुरंत चले जाएं, अन्यथा मैं दया नहीं दिखाऊंगा। नभजीत की आंखों में क्रोध की लपटें चमक उठीं। हालांकि उसके पास जाने के अलावा कोई विकल्प नहीं था क्योंकि वह जानता था कि ललित सिंह निश्चित रूप से उसके साथ मजाक नहीं कर रहा था।
एक बार जब ललित सिंह और तेजस्वीर हमला करते तो उनकी ताकत निश्चित रूप से उसे मौके पर ही नष्ट करने के लिए पर्याप्त होती। इसके अलावा वह कुछ भी नहीं के लिए मर जाता, क्योंकि तलवार संप्रदाय न केवल उसका बदला लेने से परहेज करेगा, बल्कि उसे महाचिन साम्राज्य और अन्य 5 शक्तियों से माफी भी मांगनी पड़ेगी। नभजीत ने आरव को गहराई से देखा, इससे पहले कि उसका आकृति चमकी और मौके पर ही गायब हो गया। नभजीत के जाने के बाद तेजस्वीर, जो तब से चुप था, अचानक आरव की ओर देखा और कहा, बच्चे, क्या तुम सच में उसे मारने जा रहे हो? आरव मुस्कुराया और फिर वह शिवरान की ओर चला जो बेहोश हो गया था। चलते समय उसने कहा, मैं क्यों नहीं करूंगा? क्या ऐसा हो सकता है कि अगर मैंने ऐसा नहीं किया तो वह मेरे प्रति आभारी होगा? वह तलवार संप्रदाय के मदांध साधु का शिष्य है और तुम भी तलवार संप्रदाय के एक शिष्य हो। अगर तुम उसे मारते हो तो तुम न केवल मदांध साधु को नाराज करोगे, बल्कि तुम्हें अपने ही संप्रदाय के किसी अन्य व्यक्ति को मारने वाले की प्रतिष्ठा भी झेलनी पड़ेगी। यह इसके लायक नहीं है, तेजस्वीर ने कहा। प्रतिष्ठा? आरव ने सिर हिलाया और कहा, ऐसी चीज का क्या मतलब है? यह जिक्र न करें कि मेरी प्रतिष्ठा पहले से ही इतनी भयानक है, तो अगर यह और खराब हो जाए तो क्या होगा? वैसे भी यह मेरे लिए महत्वपूर्ण नहीं है। जहां तक मदांध साधु की बात है, मेरा मानना है कि एक जीवित प्रतिभाशाली व्यक्ति हमेशा एक मृत प्रतिभाशाली व्यक्ति से अधिक महत्वपूर्ण होता है। जब उसने यह सुना तो आरव को देखते हुए तेजस्वीर की आंखों में प्रशंसा की एक धारा चमकी और फिर उसने कहा, अगर तुम अद्वै के साथ लड़ाई में जीवित रहने में सक्षम हो तो मेरे रक्तस्नान शिविर में आओ और मैं तुम्हारी सुरक्षा की गारंटी दूंगा। जब ललित सिंह ने तेजस्वीर को सुना तो उसकी भौहें तन गईं, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। आरव ने अपनी तलवार लहराई और बैंगनी स्पिरिट तलवार निर्मल की गर्दन के पास से गुजरी, जिससे शिवरान का सिर तुरंत हवा में उड़ गया। यह सब करने के बाद आरव अचानक तेजस्वीर की ओर मुड़ा, इससे पहले कि उसने कहा, क्या होगा अगर मुझे पहली रैंक मिली? अब क्या होने वाला है आगे सुनते रहिए सर्वशक्तिमान हमारे चैनल स्टोरी हंगामा पर।